हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म एक्सेप्टेंस को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 अप्रैल को हम ऑटिज़म अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन ऑटिज़म अवेयरनेस का जो पहला स्टेप रहता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑटिज़म अवेयरनेस का पहला स्टेप रहता है एक्सेप्टेंस। जब तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है आगे बढ़ पाना, क्योंकि ये एक स्टेज जो है ऑटिज़म एक्सेप्टेंस की, वो इतना वक्त कई बार ले लेती है कि उससे जो बच्चों का एक अर्ली ईयर्स का जो टाइम है वो निकल जाता है, जिसे वापस दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑटिज़म एक्सेप्टेंस में पेरेंट्स टाइम क्यों लेते हैं? सिर्फ एक ऑटिज़म ही ऐसी डिफ़िकल्टी है, डिसेबिलिटी नहीं कहूँगी, क्योंकि दुनिया में कई काम ऐसे हैं जो कि हम नहीं कर पाते, वो कर पाते हैं। इस वजह से मैं इसे डिफ़िकल्टी बोलूँगी, चाहे वो ऑटिज़म है, चाहे वो एमआर है, या फिर सीपी या कोई भी डिफ़िकल्टी है। बच्चों को जिस भी एरिया में डिफ़िकल्टी रहती है, हम उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे वो विज़न को लेकर हो, अगर बच्चा ब्लाइंड है तो हम समझ पाते हैं उसकी डिफ़िकल्टी को कि इसको विज़न में प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर बच्चा एमआर है तो हम जानते हैं कि उसे स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, या फिर हम उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे डिफ़िकल्टी है, नॉर्मल तरीके से वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन ऑटिज़म को लेकर एक बहुत बड़ी जो डिफ़िकल्टी रहती है सबसे ज़्यादा, वो रहती है एक्सेप्टेंस, जिसका बहुत बड़ा हाथ रहता है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्टी है ये इनविजिबल है। इस वजह से पेरेंट्स उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक चीज़ कि ऑटिज़म एक्सेप्टेंस इसी वजह से लोगों में आ नहीं पाती, चाहे वो सोसाइटी है या घर के ही मेंबर्स हैं, इवन की मदर को भी कई बार बहुत टाइम लगता है ऑटिज़म को एक्सेप्ट कर पाने में। ये तस्वीरें तब की हैं जब मुझे नहीं पता था कि गुरजोत को ऑटिज़म है। ऑटिज़म क्या होता है इनफैक्ट ये भी नहीं जानती थी। जब एक बार उसे डायरिया हुआ तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे डाउट है कि आपके बेटे को ऑटिज़म है। मैंने पंजाब में बहुत से डॉक्टर से बात की, लेकिन कई डॉक्टर्स जिनसे मैं मिली, उन्हें ऑटिज़म के बारे में पता ही नहीं था कि ऑटिज़म क्या है। मुझे लगता था कि मेरा बच्चा दिखता नॉर्मल है तो उसे क्या चीज़ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद डॉक्टर को कोई वहम हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा और मैं उसे डॉक्टर्स के पास लेके जाने लगी। मुझे अर्ली इंटरवेंशन का कोई नॉलेज नहीं था, ना ही कोई गाइड था, ना ही मुझे कहीं से कोई नॉलेज थी पता कि मुझे अपने बच्चे के साथ में करना क्या है आखिर। तो मैं उसे लगातार डॉक्टर्स के पास लेकर जाती रही। जैसे जैसे कुछ चीज़ें मुझे पता चलती रही कि शायद डॉक्टर्स के साथ वो ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स मेडिसिन बताते थे और मेडिसिन से उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रही थी। है और ऑटिज़म ऐसी ही कैटेगरी है कि हमारे बच्चे देखने में न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह लगते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, लाइफ उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होती है। इसी वजह से लोग जो हैं अपने बच्चों को नॉर्मल डालते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ कुछ सीख नहीं पाते हैं और उन्हें लगता है, टीचर्स को लगता है, उनको लगता है कि हमारा बच्चा जानबूझकर सीखना नहीं चाहता, या वो नालायक है, या वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसकी डिफ़िकल्टीज़ को अगर आप समझेंगे या जानेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके बच्चे को आपकी समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ऑटिज़म एक्सेप्टेंस मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मैंने ऑटिज़म नाम सुना था, मैं कभी किसी पर्सन से मिली नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में नाम सुना था जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि गुरजोत को ऑटिज़म है। ये बात आज से 13 साल पहले की है, जब ऑटिज़म को लेकर कोई हेल्प नहीं थी, बहुत कम फैसिलिटीज़ थी, नेट का कोई पता नहीं था मुझे कि नेट पर कुछ ऐसा होता भी होगा। पंजाब में लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी उस वक्त कि हम जान नहीं पाते थे कि ऑटिज़म क्या चीज़ है। मेरे लिए ऑटिज़म सिर्फ एक वर्ड था जिसे भी जानना बाकी था कि ऑटिज़म क्या है। ये ऑटिज़म, ये एक चीज़ मन में रहती थी। मेरा बच्चा जब बिल्कुल ठीक है देखने में, तो उसे क्या, मुझे लगता है ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, मन में ये आया। लेकिन ऑटिज़म एक बुक थी जिसे अभी पढ़ना बाकी था, जिसका सिर्फ मैंने कवर पढ़ा था और उसके ऊपर ऑटिज़म लिखा था। उसके पन्ने अभी खुलना बाकी था और उन पन्नों को जानना बाकी था। धीरे धीरे जैसे जैसे गुरजोत बड़ा होने लगा, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देखता नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता। फर्स्ट चाइल्ड था तो मुझे लगा कि शायद बच्चे कम देखते होंगे, तो ये चीज़ मैंने थोड़ा इग्नोर की। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने देखा कि वो अपने नाम को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मैं बहुत बार उसका नाम बुलाती हूँ, 10 में से वो एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखता है, जैसे मैं उसको नहीं बुला रही, किसी और को बुला रही हूँ। तो ये एक चीज़ मन में थोड़ा फील होती थी कि वो मुझे क्यों नहीं देखता। तो लगता था कि कहीं उसे सुनने में डिफ़िकल्टी तो नहीं है। लेकिन जब वो टीवी की साउंड देखकर
दौड़ा चला जाता था, तब मुझे लगता था कि नहीं, उसे सुनने में कोई इशू नहीं है, उसे इशू है मेरी आवाज़ से शायद, या उसको यह नहीं पता लगता कि मैं उसको बुला रही हूँ। मैं इस डिफ़िकल्टी को भी धीरे धीरे जानने लगी कि वो जानता ही नहीं कि उसका नाम गुरजोत है। जैसे जैसे गुरजोत बड़ा होने लगा, वो एक एक पन्ना उसकी डिफ़िकल्टीज़ का मेरे सामने आने लगा। बात जो मैंने देखा कि वो इतना ज़्यादा हाइपर और इतना ज़्यादा अग्रेसिव रहता था कि छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आ जाता था। अपने हेड को ज़ोर से दीवार पर मारता था जब उसे गुस्सा आता था। मैं समझ नहीं पाती थी कि उसको गुस्सा क्यों आता है। कभी तेज़ आवाज़ सुन ली, उस वजह से गुस्सा आ गया। उस वक्त पर ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन सेंसरी इश्यूज़ जो होते हैं बच्चों में, उनको उस वक्त मैं जानती नहीं थी। तो मुझे लगता था कि इसे क्या हो गया, एकदम से अभी तो ठीक था, एकदम से इतना गुस्सा क्यों हो गया। तो ये एक चीज़ आती थी, मुझे लगता था वो जानबूझकर तो नहीं ऐसा करा है, मुझे परेशान करने के लिए शायद। तो ये एक चीज़ नहीं समझ में आ रही थी मुझे। इसके अलावा जो एक चीज़ थी कि इतना जल्दी भागता था, इतनी तेज़ दौड़ता था कि वो मेरे हाथ में नहीं आता था। अगर उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया है तो उसे ढूंढ पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता था। तो ये एक चीज़ जो थी कभी कभी परेशान कर देती थी कि वो इतनी तेज़ क्यों भागता है, बाकी बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो क्यों नहीं बाकी बच्चों की तरह चलता, वो दौड़ता क्यों रहता है। और मैं इस डिफ़िकल्टी को भी धीरे धीरे समझने लगी कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों की तरह नहीं है। ये एक चीज़ मन में आ गई कि वो उनसे डिफरेंट है। इसके बाद जो चीज़ रहती है वो रहती है कि सोशली वो बहुत कट ऑफ सा रहता था कि जब कोई घर में गेस्ट आया है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी के साथ बैठने में, किसी से बात करने में, किसी को देखने में। और अगर मैं 2 घंटा भी किसी के साथ में बिज़ी हूँ तो मुझे दिखता नहीं था आसपास, मेरी नज़रें उसको ढूंढती रहती थी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता था। जब गेस्ट चले जाते थे तो मैं उसे ढूंढती थी पूरे घर में, और मुझे वो मिलता था एक कमरे में अंधेरे में अपने हाथों को लगातार फ्लैप करता हुआ। हैंड फ्लैपिंग इतनी ज़्यादा थी कि वह घंटों अपने हाथों को हिलाकर उसे देखता रहता था। मैं सोचती थी उसे अंधेरे में डर नहीं लगता। मुझे ये चीज़ भी समझ में आ गई कि उसे डर का एहसास नहीं है, दर्द का एहसास नहीं है, यहाँ तक कि भूख और प्यास का भी एहसास नहीं है कि अगर मैं उसे खाना देती हूँ तो वो खाता है, प्यास पानी देती हूँ तो पी लेता है, नहीं तो वो सारा दिन भूखा रह सकता है। अपनी बेसिक नीड्स भी बता नहीं पाता था क्योंकि बोलता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि बाकी बच्चे भी, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, बहुत से लोग कहते थे कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, शायद तुम्हारा बच्चा भी लेट बोलेगा। इस चीज़ की कि वो आज नहीं तो कल वो बोलने लगेगा, ये एक उम्मीद थी। जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो मेरा हाथ पकड़कर उस चीज़ पर रख देता था कि उसे वो चीज़ चाहिए। तो ये एक चीज़ की अपने आप से पॉइंट ना करना, अगर मैं कुछ पॉइंट कर रही हूँ तो उसे ना समझना, ये चीज़ें रहती थी। इसके अलावा हैंड फ्लैपिंग लगातार उसकी इतनी ज़्यादा थी कि वो आसपास की चीज़ों को देखता ही नहीं था कि कोई क्या कर रहा है। तो ये एक चीज़ जो थी उसकी लर्निंग में बहुत बड़ी रुकावट थी। कभी बैठता नहीं था, अगर मैं उससे बिठाने की कोशिश करती थी कि वो मेरे पास बैठे और मैं ताकि उसको कुछ तो सिखाऊं, तो वो 2 मिनट भी बैठना, जब अगर मैं उसे ज़बरदस्ती करके बिठाती भी थी तो वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव होता था, इतना ज़्यादा रोता था, ये नहीं बैठेगा। एक चीज़ शायद उसको बैठने में भी डिफ़िकल्टी है, ये चीज़ को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था कि एक डिफ़िकल्टी है, उसको नहीं बैठना है। इसके अलावा स्लीप के इश्यूज़ शुरू से ही थे। जब वो छोटा था तो सोता नहीं था, रात रात भर रोता था, तो मुझे लगता था कि छोटा है इस वजह से वैसा करता है। स्लीप डिसऑर्डर्स इन बच्चों को रहते हैं, ये चीज़ें बाद में पता चली। और मैं जब उसके नीचे, सिर के नीचे अपना हाथ रखती थी तो वो ठीक से सोता था। अगर मेरा हाथ थक गया और मैंने हल्का सा भी हिलाया तो उसी टाइम वो जाग जाता था और पूरी रात सोता नहीं था और लगातार रोता रहता था। टॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको, टॉयज़ को देखता भी नहीं था। अलग अलग टॉयज़ उसके पास थे, उसके पास बहुत से टॉयज़ थे, सबको बहुत शौक था उसको देने का चीज़ें, क्योंकि वो फर्स्ट चाइल्ड था, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था टॉयज़ का। तो उसे ये था कि उसे किचन में टॉयज़ मिल जाते थे अपने, कभी स्ट्रेनर को उठा लेता था, कभी चम्मच को उठा लेता था, उसके लिए वही टॉयज़ थे, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे खेलना कैसे है, उसे खेलने में भी डिफ़िकल्टी है। ये भी बात मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी। उसे कभी माँ की गोद की कमी महसूस नहीं होती थी। अगर मैं उसे पकड़ने की कोशिश करती थी या उसे प्यार करने की कोशिश करती थी तो वो दूर हो जाता था, अपने आप को दूर कर लेता था मुझसे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था। मैं सोचती थी कि कैसा, बच्चे तो माँ की गोद में आने के लिए तरसते हैं, लेकिन मेरा बच्चा कैसा है कि ये मुझसे दूर भागता है। तो ये चीज़ की कडलिंग से उसको प्रॉब्लम है, ये चीज़ का भी एहसास नहीं था कि उसको कोई टेक्टाइल इश्यूज हो सकते हैं। जब भी कभी मैं उससे प्यार करने की कोशिश करती थी या उसे छूने की कोशिश करती थी, वो डर जाता था। ये लगातार मूव करते रहना, लगातार जंपिंग करते रहना, फर्नीचर के ऊपर चढ़ जाना, ये चीज़ें मुझे डर लगता था कि कहीं ये गिरकर चोट ना खा ले। उसको खतरे का एहसास बिल्कुल नहीं था, इसीलिए ऊंची ऊंची चीज़ों पर चढ़ जाता था बिना किसी डर के।
मेरे मन में ये ख्याल आता था। लेकिन मुझे लगता था कि अगर वो दिखने में ठीक है तो कहीं वो जानबूझकर तो नहीं करता है। तो मुझे कहते थे लोग कि आपकी बात को नहीं मानता है, आपने अपने बच्चे को बिगाड़ रखा है। अक्सर बीइंग ए मदर हमें ये चीज़ सुनने को मिलती है सोसाइटी से कि बच्चे को बिगाड़ रखा है या आपने बच्चे को मैनर्स नहीं सिखाए हैं, ये चीज़ें। तो ये बीइंग ए मदर मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। धीरे धीरे मन में आने लगी कि बच्चा जो मेरा है वो बाकी बच्चों से अलग है, लेकिन दिल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मेरा बच्चा देखने में बिल्कुल न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह है, तो अलग कैसे हो सकता है, ये एक चीज़ मन में आती थी। अब ये एक्सेप्टेंस का आना बाकी था। डिफ़िकल्टीज़ के साथ में बच्चे को एक्सेप्ट करना वो मेरे लिए मुश्किल था कि मेरा बच्चा अगर दिखता बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह है तो वो बाकी बच्चों की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है। मुझे कैसे भी इसको सिखाना है कि किस तरह से अच्छे से बिहेव करना है, किस तरह से उसे नॉर्मली बिहेव करना है।